बच्चों, एक नई गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा क्या है, वो जूम नहीं जुड़ पा रहे थे यार। तो चले ध्यान दे भैया, कल हमने भैया सजीव, देखो अभी तक सजीवों के बारे, पहले जीव विज्ञान का परिचय, फिर सजीवों के लक्षण, पूरे 8-9 लक्षण पढ़ लिए भैया। और कोई समस्या है तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया करो। अभी ध्यान देना भैया, सजीवों के लक्षण पढ़ने के बाद, यानी लेसन नंबर 1 ही चलेगा अभी 3-4 दिन। सजीवों के लक्षण पढ़ने के बाद हमने जो इसमें पूरे लास्ट में निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष ये था कि भैया जीव होते क्या है, यानी जीव यानी सजीव क्या होते हैं, यानी एक तरह से ऑर्गेनिज्म, वो भी जीवित। तो भैया सजीवों की जो परिभाषा आएगी वो इतनी सी आएगी, सजीव जो होते हैं भैया इनके विशेष लक्षण बता रहे हैं। वे संरचनाएं, पहले भी बताया था, वे संरचनाएं जो स्वप्रतिकृति, एक वर्ड बता रहा हूं देखो, स्वप्रतिकृति का अर्थ है अपनी संख्या खुद बढ़ाती है, तो अपनी संख्या खुद बढ़ाएंगी। दूसरा भी है ये विकासशील है। स्वप्रतिकृति को इंग्लिश में कहते हैं भैया रेप्लिकेशन। तो भैया वे संरचनाएं जो स्वप्रतिकृति करती है, स्वप्रतिकृति का अर्थ है भैया जीव अपने समान संतानें पैदा करते, उसी को तो कहते हैं स्वप्रतिकृति, यानी कि रेप्लिकेशन। जो विकासशील होते हैं और साथ में भैया स्वनियमनकारी, तो भैया वे संरचनाएं जो स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी होती है। अब देखो क्या क्या अर्थ निकला। स्वप्रतिकृति का अर्थ है रेप्लिकेशन, अपनी संख्या स्वयं बढ़ाती है। विकासशील है भैया, अब हमारी जन्म होगा तो विकास भी तो होगा, बड़े भी तो होंगे। स्वनियमनकारी, अपने आप ऑटो रेगुलेट, अपना कंट्रोल खुद करती है, तो हम भी अपना कंट्रोल खुद करते हैं, संतानें पैदा करते हैं। तो जीव क्या है, वे संरचनाएं जो स्वप्रतिकृति करती है, विकासशील होती है, स्वनियमनकारी होती है। याद रखना, स्वप्रतिकृति का अर्थ क्या है, रेप्लिकेट, यानी अपनी संख्या खुद बढ़ाती है। जो विकासशील होती है, डेवलप्ड होती है, डेवलपमेंट होती है। और स्वनियमनकारी का अर्थ है ऑटो रेगुलेट, अपना कंट्रोल खुद करती है। और ऐसी संरचनाएं जो होती भैया, यानी एक तरीके से ऐसा स्वनियमनकारी तंत्र बोल दे भैया, तंत्र है ये। तो ये तंत्र है, कैसी संरचना, वे संरचनाएं जो स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी तंत्र होती है। तो ये एक तरह से क्रियाशील तंत्र है भैया, जो वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं दर्शाती है, अनुक्रिया दर्शाते हैं। देखो वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अर्थ है उद्यमशीलता। तो जीव वे संरचनाएं बोल दो, तंत्र बोल दो, जो स्व प्रतिकृति का अर्थ है अपनी संख्या बढ़ाती है, विकासशील होती है, तो अपने भी तो विकास हो रहा है। ऑटो रेगुलेट, स्वनियमनकारी होती है, यानी हम अपना कंट्रोल खुद करते हैं। इसके बाद जो वातावरण के प्रति अनुक्रियाएं दर्शाती है, ऐसे तंत्र, देखो ऐसा तंत्र या ऐसी संरचनाएं क्या कहलाती है भैया, जीव कहलाती है। ऐसी संरचनाओं का नाम है भैया जीव, यानी वे संरचनाएं या तंत्र जो स्व प्रतिकृति, विकासशील, स्वनियमनकारी होती है, वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। ऐसी संरचनाएं या तंत्र क्या कहलाती है, जीव, सजीव। जीव बोल दो, सजीव बोल दो। तो ये जीव के बारे में। और पृथ्वी पर जो है भैया जीवन की कहानी जो अपन पढ़ रहे हैं, पूरा ये जीवन ही तो पढ़ रहे हैं, जीव यानी जीवन। तो पृथ्वी पर जीवन की कहानी जो है उसी का नाम है जीव विज्ञान। तो भैया पृथ्वी पर जीवन की कहानी क्या है भैया, जीव विज्ञान। तो यहाँ एक और भैया, पृथ्वी पर जीवन की कहानी क्या कहलाएगी भैया, इसी का नाम है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो हमने पहले ही कहा था, आजकल भैया बायोलॉजी कोई नहीं बोलता है, लाइफ साइंस। फिर सुन लो भी यहाँ तक, कल हमने सजीवों के लक्षण पढ़ लिए, अब आज थोड़ा सा बोल रहे हैं भैया। वे जीव, यानी जीव क्या है, वे जीव, वे
तंत्र या संरचनाएं जो स्व प्रतिकृति विकासशील स्वनियमनकारी होती है, बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है, ऐसा तंत्र या संरचना जीव कहलाता है। सजीव, जिसके बारे में आपने 8-9 लक्षण पढ़े। और पृथ्वी पर जीवन की कहानी क्या कहलाएगी भैया? जीव विज्ञान। तो दो खास बातें जो कल जितना भी पढ़ा था भैया उसका निष्कर्ष है ये। सजीवों के लक्षण का क्या निष्कर्ष निकला? बताओ, सजीव क्या है? वे संरचनाएं या तंत्र जो स्व प्रतिकृति विकासशील स्वनियमनकारी होती है, वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है, उसे जीव कहते हैं। और पृथ्वी पर जीवन की कहानी या जीव की कहानी, जीव कैसे बना, कैसे बड़ा हुआ, कैसे नियंत्रित हुआ, तो पृथ्वी पर जीवन की कहानी को कहते हैं जीव विज्ञान। देख लो ये, एक बार कुछ भी पूछना तो यहाँ तक। तो ये तो हो गया जो अपन बात कर रहे थे इसमें। अब इसके बारे में देखो, एक शब्द और बोल रहा हूं यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक से। अब बताएंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है भैया। प्रोकैरियोटिक से मनुष्य तक, ये इसके उदाहरण है भैया। प्रोकैरियोटिक का अर्थ है जीवाणु, यानी ऐसे जीव, ऐसी कोशिकाएं जिनमें अपना केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। देखो, प्रो यानी कि निष्क्रिय, आद्य, पुराना, अविकसित, और कैरियोटिक का अर्थ है केंद्रक। तो इसमें क्या आता है? जीवाणु। तो जीवाणु से लेके मनुष्य तक सभी में जीवन पाया जाता है। तो जीवन के बारे में तो पढ़ रहे हैं, पहले तो जीव, फिर जीवन की कहानी क्या भी है? जीव विज्ञान। जीवन का अध्ययन क्या है? जीव विज्ञान। फिर उदाहरण कहां से कहां तक है? प्रोकैरियोटिक से लेके मनुष्य तक। सभी के सभी जितने भी होते हैं सब कैसे होते हैं? ये सभी जीव हैं। प्रोकैरियोटिक यानी जीवाणु, और मनुष्य तक, लास्ट में अपन आगे मनुष्य, यहां तक सभी क्या होते हैं भैया? सारे के सारे जीव कैसे होते हैं? स्व प्रतिकृति करते हैं, अपनी संख्या खुद बढ़ाते हैं, फिर विकास करते हैं, सभी में विकास होता है, फिर स्वनियमनकारी, अपना कंट्रोल खुद करते हैं, फिर वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, ये भी हो गया। और फिर पृथ्वी पर जीवन का अध्ययन क्या है? जीव विज्ञान। उदाहरण कहां से कहां तक दिया? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? जीवाणु। देख लो भैया, कोई समस्या आ रही हो तो यहाँ तक। कल वाला टॉपिक पूरा हो गया, उसका निष्कर्ष आ गया भैया। निष्कर्ष में सजीव आ गया। जिनमें ये 8-9 लक्षण पाए जाते हैं वो सजीव, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं वो निर्जीव, नॉन लिविंग। और अपन तो सजीव पढ़ रहे हैं, तो सजीवों के बारे में पूरी बात कर ली भैया अपन ने। कोई दिक्कत हो देख लो भैया, कोई समस्या आ रही हो। अब यह जितने भी जीव होते हैं ना, सब अचेतन अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस, खुद के बारे में नहीं समझते। लेकिन मानव जो है भैया, मानव जो है, मानव में स्वचेतना पाई जाती है। मानव में खुद के बारे में जानता है, यानी स्वचेतन, सेल्फ कॉन्शियस। तो मानव में स्वचेतना पाई जाती है, सबसे विकसित है। इसीलिए तो कई बार होता नहीं है कि अभी अपन हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी के अंदर के अभी आप फेफड़ों को चालू करने के लिए मशीन लगा रखी है, हार्ट को चालू करने के लिए मशीन लगा रखी है, वेंटिलेटर लगा रखा है, आईसीयू में भर्ती कर रखा है, पर मस्तिष्क चल रहा है, पर वो मस्तिष्क मृत सम है, यानी मरे हुए के समान है। बच गया तो बच गया भैया। आईसीयू में तो ऐसे ही होता है, वेंटिलेटर पे उसको कृत्रिम श्वास दे रहे हैं, धड़कन भी उसकी उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी नहीं चल रहा है। तो हार्ट चला रखा है, फेफड़े चला रखे। जिस दिन मस्तिष्क सही तरह से काम करने लग जाएगा उस दिन वो वेंटिलेटर से हटा देंगे। तो इस तरह भैया मनुष्य को भी, मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है? मनुष्य स्व में स्वचेतना पाई जाती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपना अच्छा बुरा सब समझता है। अब तो आगे की बात है, कोई नहीं समझे तो बात लगे भैया। तो यहां तक की बात होगी भैया, कोई दिक्कत हो देख लो भैया। याद रहेगा ना, मनुष्य में स्वचेतन, स्वचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस का लक्षण पाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में मानव ही है ऐसा, पूरे वर्ल्ड में मानव है स्वचेतन, यानी कि अपने बारे में, अपने अंदर क्या हो रहा है, बाहर दूसरे जीवों के बारे में समझता है। तो ये निष्कर्ष हो गया भैया सजीवों के लक्षण के बाद निष्कर्ष। बढ़े आगे। इसके बाद भी यहाँ पर देखो क्या, अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा विशेष चीज इसके अंदर। एक यहाँ पर खास बात और बता रहा हूं भैया, ये तो निष्कर्ष तो हो गया। अब एक छोटा सा नोट है, वो भी आपकी किताब में वर्ड दे रखा है, परेशान करेगा भैया, इसलिए पूरा समझ लेना।
एक वर्ड दे रखा है भी इसके अंदर, और वर्ड का जो नाम दे रखा है वो देखो क्या दे रखा है। एक तो पौधे, जितने भी पौधे होते हैं और जितने भी जंतु होते हैं, यानी यूं बोलते भैया मौसमी प्रजनक, जो एक विशेष मौसम में जनन करते हैं। भाई मनुष्य तो पूरे साल भर जनन करता है, लेकिन पौधे, भाई पौधों में पुष्प तो विशेष सीजन में आते हैं। ऐसे ही भैया कुत्तों, यदि खरगोश की बात करें तो खरगोश और कुत्तों वगैरह में क्या होता है, उनमें जनन का एक विशेष समय पाया जाता है। जनन का एक विशेष समय पाया जाता है, जैसे खरगोश में फरवरी मार्च और फिर सितंबर अक्टूबर, उन्हें कहते हैं मौसमी प्रजनक। और इनको दीप्ति काल प्रभावित करता है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ऐसी लाइन लिखी हुई मिलेगी भैया, दीप्ति काल, या इसको कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म वर्ड भैया क्या होता है भैया, पौधों में पुष्प लाने के लिए, जंतुओं में जनन करने के लिए मौसमी प्रजनक में निश्चित समय का प्रकाश आवश्यक होता है। जैसे कोई पौधा ऐसा है, उसमें क्या होगा, यदि दिन में 12 घंटे प्रकाश मिलेगा तो उसमें पुष्प आ जाएंगे। एक दिन में नहीं, डेली 12 घंटे से कम प्रकाश ही है ज्यादा, तो यानी प्रकाश जो होता है उसका नाम है दीप्ति काल। दीप्ति मतलब प्रकाश, और काल यानी अवधि। प्रकाश की अवधि जो पौधों और मौसमी प्रजनक जंतुओं के अंदर जनन करने के लिए आवश्यक है, उसे कहते हैं दीप्ति काल। यानी दीप्ति काल क्या है भैया, यहां बोलेंगे भैया देखो दीप्ति काल, दीप्ति काल बराबर प्रकाश की अवधि। ये प्रकाश की अवधि है भैया जो पौधों में पुष्पन व जंतुओं में जनन के लिए आवश्यक है। तो भैया ऐसे कहते हैं दीप्ति काल। तो भैया पौधों को और मौसमी प्रजनक को दीप्ति काल प्रभावित करता है। दीप्ति काल क्या होता है, प्रकाश की वह अवधि जो पौधों में पुष्पन और जंतुओं में जनन के लिए आवश्यक है। जंतुओं में शुक्राणु अंडाणु के निर्माण के लिए। तो भैया ये हो गया, एक विशेष शब्द आ गया दीप्ति काल। ये तो एक नोट के रूप में हो गया। सजीवों के लक्षण के बाद आज देखा जाए तो अपने कुछ नहीं पढ़ा, बस निष्कर्ष पढ़ा है जीव क्या होता है और पृथ्वी पर जीवन की कहानी क्या भी है, जीव विज्ञान। फिर ये नोट पढ़ रहे हैं अपन। अब जा करके सजीवों के लक्षण वाला टॉपिक पूरा हुआ और अब नया टॉपिक शुरू करेंगे भैया यहाँ से। अब देखो नए टॉपिक में क्या क्या आएगा, ध्यान देना भैया। देखिए ध्यान देना भैया, अगला टॉपिक क्या है भैया विशेष, उसको भी पढ़ेंगे भगवान। अब यहां बता रहे भैया, अच्छी तरह सुन लेना भैया, विशेष क्या है। एक वर्ड बता रहा हूं भैया, वर्गीकी पदानुक्रम। आज एक टॉपिक पढ़ा लेता हूं, यानी इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक हेरारिकी। भाई बोलने में तो हेरारिकी आता है, ये हेरारिकी, टैक्सोनॉमिक हेरारिकी, यानी इसका हिंदी में भी लिख देता हूं, चलो टैक्सोनॉमिक हेरारिकी। अब आज टॉपिक शुरू हो रहा है भाई, सजीवों के लक्षण तो हो गए। अब यह इसको बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो है भैया कैरोलस लीनियस। तो भैया देखो वर्गीकी पदानुक्रम, सजीवों के लक्षण पूरे हो गए। अब अगला टॉपिक है वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हेरारिकी। ये हेरारिकी बता रहे हैं और इसको बताने वाला वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस की बात कर रहे भी अपन। अब इसने क्या बताया था वो समझना भी है इसके अंदर। तो इसने विशेष रूप से इसको पूरा प्रदर्शित किया था। क्या प्रदर्शित किया था तो देखो उसको बताने जा रहे हैं अपन, अच्छी तरह सुनना ना। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ पद, जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ पद चाहिए।
तो उन पदों के क्रम होता है, उसी का नाम है वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी का अर्थ है जीवों का वर्गीकरण, और उसको करने के लिए क्या चाहिए, कुछ पद, पद यानी कि टैक्सा वर्ड भैया, कुछ क्रम चाहिए, तो उस क्रम का नाम है वर्गीकी पदानुक्रम। तो क्या परिभाषा हुई भैया, जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ पद या पदों को कहते हैं भैया टैक्सा की आवश्यकता होती है। तो भैया जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ पदों या टैक्सा की आवश्यकता होती है। इन पदों के अनुक्रम को, जो भी पदों का अनुक्रम होगा, देखो पद भी आ गया, क्रम आ गया, अनुक्रम को वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। वर्गीकी पदानुक्रम हो गया भैया टैक्सोनॉमी की। कैरोलस लिनियस ने बताया था, और क्या कहा था भैया, जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ पद चाहिए, टैक्सा चाहिए, उनकी आवश्यकता होती है। इन पदों के अनुक्रम को वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। अब क्या होता है उसको समझने जा रहे हैं भैया। देखो क्या क्या आएगा भी इसके अंदर, वो समझाने जा रहे हैं भैया इसके अंदर, तो ध्यान देते हुए जाना भैया इसके अंदर। बेटा देखो परिभाषा हो गई। अब वर्गीकी पदानुक्रम को थोड़ा गौर से देखना भैया, क्योंकि अर्धवार्षिक में भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और नीट वगैरह में भी आ ही जाता है। अब देखो सबसे पहले किसी जीव का वर्गीकरण करना है तो पहला पद चाहिए जगत। जीव का वर्गीकरण करने के लिए पहला पद चाहिए जगत। जगत के बाद चाहिए भैया इसके अंदर संघ। संघ के बाद चाहिए भैया वर्ग। वर्ग के बाद चाहिए भैया इसके अंदर गण। गण के बाद चाहिए कुल। कुल के बाद चाहिए वंश। वंश के बाद चाहिए जाति। मतलब जीवों का वर्गीकरण करोगे ना भाई, अपन सभी प्राणी है या पौधे हैं? अरे अपन तो जंतु प्राणी तो है, तो जगत आ जाएगा जंतु। 2 ही जगत होते हैं, जंतु जगत और भैया पादप जगत। तो किसी भी जीव का वर्गीकरण करने के लिए कुछ पद चाहिए। पद कौन से भैया? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इसको ऐसे तिरछाई लिखेंगे भैया, थोड़ा तिरछा, क्योंकि जहां अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वहां तो तिरछा लिखेंगे, बाकी हर जगह अपन सीधा लिख डालेंगे। अब यह जगत जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। फिर भैया संघ जो होता है इसको कहते हैं फाइलम। वर्ग को कहते हैं क्लास। गण को कहते हैं ऑर्डर। कुल को कहते हैं फैमिली। वंश को कहते हैं जीनस और जाति को कहते हैं स्पीसीज। किसी भी जीव का वर्गीकरण करने के लिए ये पद बना रखे भैया, पदों को तिरछा लिखेंगे। फिर दोबारा सुन लो भैया, जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कौन से पद चाहिए? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। टोटल 2 जगतें पादप और जंतु। 2 ही जगतें भैया, 2 ही जगत पढ़ेंगे, पादप और जंतु। अब उसमें भी क्या बताएंगे भैया, देखो पहले सबसे बड़ा पद कौन सा है? जगत। उसके बाद जगत को संघों में बांटा गया। जो जगत होता है ना, जगत, पादप जगत, जंतु जगत, इसको 2 संघों में बांटा गया है। मतलब इसके संघ, जंतुओं की बात करें तो जंतुओं को भी अब पौधे के तो 2 ही संघ हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं उसके बहुत सारे संघ बांटे गए, 11। लेकिन अभी अपन 11 की बात नहीं कर रहे हैं, वो आगे आएगा चौथे लेसन में। जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, वर्ग, गण, वर्ग यानी क्लास, गण यानी ऑर्डर, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, जाति यानी स्पीसीज। जीवों का वर्गीकरण करने के लिए पद, और पदों का क्रम भी फिक्स है। ऊपर सबसे बड़ा पद, ये भैया सबसे बड़ा पद है, तो यहां लिख देता हूं, ये सबसे बड़ा पद। अरे भैया पद क्या होता है? टैक्सा। ये सभी टैक्सा ही पढ़ रहे हैं, सारे टैक्सा हैं। और जो जाति होती है भैया, इसके बारे में बोलेंगे भैया सबसे छोटा पद या सबसे छोटा टैक्सा।
सबसे बड़ा टेक्साया पद कौन है भैया? जगत। और सबसे छोटा कौन है भैया? जाति। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं भैया। तो वर्गीकी पदानुक्रम की परिभाषा क्या थी? जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ पदों का उपयोग करते हैं, इन पदों को टैक्सा कहते हैं, और इनका क्रम क्या कहलाता है? वर्गीकी पदानुक्रम। फिर कौन कौन से पद काम है भी? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इंग्लिश वर्ड लिख गए भैया। और सबसे बड़ा पद कौन है भैया? जगत। सबसे छोटा कौन है? जाति। अरे यही पढ़ा, देख लो कोई समस्या हो भैया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट। चले ध्यान ले लिया होगा स्क्रीनशॉट में, तो 1 सेकंड लगता है। यदि देखो सबसे बड़ा ऊपर है, सबसे छोटा नीचे है, तो इसे कहते हैं अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे बड़े से छोटे की ओर आ रहा है, ये बड़े से छोटे की ओर आ रहा है, तो क्या कहोगे? अरे 1 से लेके 100 जाओगे तो आरोही, और 100 से उल्टा 1 आओगे तो अवरोही। तो ये बड़े से छोटे की ओर आ रहा है तो अवरोही क्रम। और इसी तीर को मैं उल्टा लगा दूं भैया इस तरह से। आपकी किताब में ऐसे लगा रखा है कि ये तीर लगा रखे हैं इस तरह से, ये तीर लगा रखे हैं। अब बताओ अब कौन सा क्रम हो गया? छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। अब छोटे से बड़े की ओर जाएगा तो बताओ कौन सा क्रम हो जाएगा? अब हो जाएगा ये अवरोही नहीं, अब ये इस तरह से जा रहा है और इस तरह से जाएगा तो क्या कहोगे? आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर। अरे छोटे से बड़े की ओर जाओगे तो आरोही, ऊपर से नीचे आओगे तो अवरोही क्रम। इतना दे रखा है। अब आगे ध्यान दे, देखो क्या दे रखा है आगे की खास बात। अब अपन इसमें क्या है, पूरा इसको है ना मानव के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां लिख देता हूं भैया, मानव के संदर्भ में, मानव के संदर्भ में वर्गीकी पदानुक्रम। अब ये वर्गीकी पदानुक्रम तो पढ़ रहे हैं, पर मानव के संदर्भ में पढ़ेंगे भैया, मतलब मनुष्य के बारे में। अरे मनुष्य के बारे में जगत क्या है, संघ क्या है, सब पढ़ेंगे। जगत कौन सा होता है भैया? जगत होता है जंतु। मानव जंतु है, पौधा है? अरे जंतु ही तो है। फिर भैया मानव का जो संघ होता है ये होता है भैया कोर्डेटा। संघ क्या है? कोर्डेटा, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। फिर भैया इसका मानव का वर्ग है मेमेलिया, जिसमें स्तन ग्रंथियां होती है। फिर बताएंगे भैया गण है भैया इसमें प्राइमेट्स, जिसमें रज चक्र आतर्व चक्र होता है। फिर इसके बाद इसका कुल है भैया होमोनिडी। अब मानव को क्या कहते हैं? ह्यूमन। तो होमोनिडी ह्यूमन से होमोनिडी। फिर भैया इसका मानव का वंश का नाम है होमो, और जाति का नाम तो आप जानते हो, वैसे पूरा नाम जानते हो भैया, सेपियन। अच्छी तरह नजर मार लो। देखो अब बीच वाले तीर तो हटा देता हूं, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम तो इसको आगे एप्लीकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेट कर रहे हैं इसको। तो भैया देखो मानव के संदर्भ में वर्गीकी पदानुक्रम 4 पढ़ेंगे, अभी मानव के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जगत, जंतु, संघ, कोर्डेटा। देखो जंतु में क्या होता है, विशेषता बता देता हूं यहाँ पर। गमन अंग उपस्थित। कोई पूछे जंतु क्या होते हैं? गमन अंग जिसमें पाए जाते हैं वो जंतु। अरे जिसमें हाथ पैर दिए जंतु है। अच्छा जिसमें नहीं होते वो परजीवी, जिसमें नहीं होते तो परजीवी, पर अधिकांश में होते हैं। फिर भैया कोर्डेटा, संघ कोर्डेटा, इसका अर्थ क्या है भैया? इसमें रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड उपस्थित, कशेरुक दंड उपस्थित है भैया इसके अंदर, ये कशेरुक दंड उपस्थित यानी रीढ़ की हड्डी। अरे कोर्डेटा वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कशेरुक दंड। फिर भैया मेमेलिया, वर्ग है मेमेलिया का अर्थ है स्तन ग्रंथियां उपस्थित। देखो मेमेलिया जो होता है ना, मेमेलिया का अर्थ है मेमेरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां उपस्थित।
फिर बताएंगे गण प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स का अर्थ है जिनमें रज चक्र, मतलब जिनमें महिलाओं में या जिनमें मादा में रज चक्र या आतर्व चक्र होता है, उसे कहते हैं प्राइमेट्स। मानव, बंदर, चिंपांजी सब इसी में आते हैं प्राइमेट्स में। फिर होमोनिडी। होमोनिडी का अर्थ क्या है भैया? ह्यूमन। ह्यूमन यानी मानव के बारे में पढ़ रहे हैं भैया, ह्यूमन से होमोनिडी। फिर आगे वंश है भैया, क्या वंश का नाम है होमो और जाति है सेपियन। भाई मनुष्य और वंश और जाति को मिला के क्या कहते हैं? ये जीव का नाम, ये जीव का नाम हो गया भैया। तो बताओ मानव का नाम क्या है? मानव का नाम है होमो सेपियन। पर आपको याद ये नहीं करना है, आपको करना है जीवों का वर्गीकरण करने का क्रम। हर जगह यही काम आएगा। बताओ क्या क्रम था? सबसे बड़ा पद बताओ, पद मतलब टेक्सा। सबसे बड़ा पद होता है क्या? जगत। फिर उससे छोटा संघ, फिर उससे छोटा वर्ग, उससे छोटा गण, उससे छोटा कुल, उससे छोटा वंश और उससे छोटा जाति। यहां पर यूं बोल दो, अनेक जातियों के मिलने से वंश बना, वंश के मिलने से कुल बना, कुल के मिलने से गण बना, बहुत सारे गण मिल गए तो वर्ग बना, वर्गों के मिलने से संघ बना और संघ मिलने से जगत बना। उल्टा भी बोल दिया। यहां पर यूं बोलो, सबसे बड़ा जगत, इसको जिन भागों में बांटा जाता है संघ, फिर संघ को बांटा जाता है वर्गों में, वर्गों को बांटा जाता है गणों में, गणों को बांटा जाता है कुल में, कुल के अंदर वंश, वंश के अंदर जातियां। अब मानव के संदर्भ में क्या है भैया? मानव के संदर्भ में जगत तो है जंतु जिसमें गमन अंग पाए जाते हैं। संघ का नाम कोडेटा जिसमें कशेरुकदंड पाया जाता है। फिर बताएंगे वर्ग क्लास मेमेलिया जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। फिर बताएंगे गण प्राइमेट्स जिसमें रज चक्र या आतर्व चक्र होता है मादा में। फिर कुल होमोनिडी ह्यूमन से बना है। वंश होमो और जाति सेपियन। तो बताओ मानव का नाम क्या है? होमो सेपियन। इतना बताया। देख लो भाई, यहां तक कुछ पूछना हो तो, यहां तक कुछ पूछना हो तो देख लो, पूरा बता दिया है मैंने। देख लो कुछ पूछना हो तो। भैया मानव के बारे में हो गया। अब पढ़ेंगे मक्खी। अब देखो मक्खी के बारे में क्या है। देखो इधर का मिटा देता हूं भैया, मानव की जगह मक्खी लिख देता हूं। ये मानव के स्थान पे मक्खी। अरे जो अपने घर पे मक्खी आती है वही बात कर रहे हैं। अब मक्खी के संदर्भ में, अब देखो मक्खी के संदर्भ में ये बताएंगे भैया। अब मक्खी के बारे में बताएंगे। अब देखो मक्खी के बारे में वर्गीकी पदानुक्रम क्या होगा, देखो ध्यान देना अच्छे से। मक्खी बताओ जंतु है पौधा? मक्खी जंतु है पौधा है? अरे जंतु ही है। तो यहां लिख देंगे भैया जगत तो है जंतु। फिर इसका संघ, मक्खी के जो पैर होते हैं ना वो ऐसे ऐसे होते हैं जॉइंट वाले, तो इसके संघ का नाम है भैया आर्थ्रोपोडा। जगत तो जंतु है, संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थो यानी, अरे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाते क्या अपन? पैर में लग जाए कहीं लग जाए तो, यानी ये भी क्या है? जॉइंट वाले पैर। आर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब पैर। फिर बताएंगे इसका वर्ग। वर्ग है भैया इंसेक्टा। तो मक्खी तो इंसेक्ट है, कीट है, इंसेक्टा। फिर इसका गण, गण है भैया इसका डिप्टेरा। डिप्टेरा की खास बात है, सभी जितने भी कीट होते हैं सब में 2 जोड़ी पंख होते हैं, पर भैया मक्खी के अंदर 1 जोड़ी होते हैं। डिप्टेरा का अर्थ है 2, 2 बोल रहा हूं, 2 यानी 1 जोड़ी। जितने भी दुनिया भर के कीट है सब में भैया 2 जोड़ी यानी 4 पैरों 4 पंख होते हैं, पर मक्खी में डिप्टेरा। इसके भैया इसके कुल का नाम है भैया म्यूसिडी बोल दो, म्यूसिडी बोल दो या मस्किडी बोल दो, एक ही बात है, पढ़ने वाले अलग अलग पढ़ते हैं। इसके अंदर इसका वंश, वंश का नाम है मस्का। मस्का पॉलिश कर दो मक्खी की।
और जाति का नाम है डोमेस्टिका। अब डोमेस्टिका का अर्थ है डोमेस्टिक, जो घर पे आती है, घर पे पाई जाती है। फिर सुन लो, देखो, अब पहले मनुष्य के बारे में था, अब मक्खी के बारे में। पहले मनुष्य के बारे में, अब मक्खी के बारे में। क्या बताया भैया? जगत का नाम जंतु। बताओ जंतुओं की विशेषता क्या थी? जंतुओं की विशेषता थी गमन अंग उपस्थित। जंतुओं में गमन अंग पाए जाते। फिर भैया संघ आर्थोपोडा। आर्थो मतलब जॉइंटेड, यानी कि एक तरह से बोलेंगे भैया संधि युक्त पैर। अरे जॉइंटेड पैर, आर्थो यानी संधि जॉइंट वाले, पोडा मतलब पैर। फिर बताएंगे भैया वर्ग इंसेक्टा। अब इसमें तो क्या आते हैं? इंसेक्टा में कीट आते हैं, तो कीट लिख दिया। डिप्टेरा, सभी कीटों में 2 जोड़ी पंख 4 होते हैं, पर इसमें 2 ही है, 1 जोड़ी। तो यहां बोलेंगे भैया डिप्टेरा, डाई मतलब 2, तो इसको बोलते हैं द्विपंखी कीट। केवल 2 ही पंख हैं। फिर कुले मस्कीडी, म्यूसिडी, जो भी बोलो, पढ़ने वाला पढ़ते यार। वंश का नाम मस्का, जाति का नाम डोमेस्टिका। वंश और जाति के नीचे अंडरलाइन करते भैया, वंश और जाति के नीचे अंडरलाइन। नियम कहता है ऐसा, एक तो तिरछा लिखेंगे, नियमों की बात करेंगे तो तिरछा लिखेंगे, वंश और जाति के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये मक्खी का वर्गीकी पदानुक्रम हो गया, पहले मानव का और अब मक्खी का। फिर देख लो चलो एक बार, जगत जंतु क्या विशेषता है? गमन अंग उपस्थित। संघ का नाम आर्थोपोडा, आर्थो यानी संधि जॉइंट, पोडा मतलब पैर। वर्ग का नाम है इंसेक्टा, इंसेक्टा मतलब इंसेक्ट यानी कीट। दूसरी विशेषता बोल दूं, कीट भी होते हैं और 3 जोड़ी पैर भी होते हैं भैया। इनकी खास बात है 3 जोड़ी पैर। कीट तो वहीं से ही 3 जोड़ी पैर है। तो ध्यान दे भैया, देखो ये भी हो गया। अब कोई पूछे मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मनुष्य का नाम क्या था? होमोसेपियन। और मक्खी का नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। अरे मस्का होती है जो चाटती है, मक्खी तो चाटती है भैया, कहीं भी बैठ जाएगी चाटेगी। फिर डोमेस्टिका यानी घरेलू, घर पे आती है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, पहले मानव का था, मक्खी का, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया होगे भैया स्क्रीनशॉट। तो मैंने 2 बता दी, देखो पहले वर्गीकी पदानुक्रम की परिभाषा, फिर मानव का वर्गीकी पदानुक्रम, अब मक्खी का। 2 हो गए। हमें एनसीईआरटी किताब में एक चार्ट बना रखा है, ये सारणी, उसमें दे रखा है, अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन देखो अपनी अर्धवार्षिक में तो मानव वाला ही आएगा, पर नीट वगैरह में तो कुछ भी आ सकता है। चलिए ध्यान दे भैया, अब ये भी हो गया। अब इसके बाद करेंगे भी, अब एक आध पौधा भी ले लेते हैं यार। जंतु तो हो गए, अब पौधा ले लेते हैं भैया। अब मक्खी के स्थान पे ले रहे हैं भैया आम। आम खाया है? अब तो सीजन खत्म हो गया। अरे आम एक पौधा है, इसके बारे में बताओ, चलो बताओ। अब तो तुम ही बताओगे। और ये तीर भी हटा देते हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले जगत है भैया, जंतु नहीं है, आम तो एक पौधा है, तो भैया जगत पादप। भैया आम का जगत क्या है? पादप। फिर इसमें क्या होता है? पौधों के अंदर संघ नहीं शब्द का उपयोग कर, संघ शब्द का उपयोग नहीं करते भैया। संघ के स्थान पर एक अलग शब्द का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं भाग या प्रभाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं भैया डिवीजन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? डिवीजन। भैया जंतुओं में तो संघ और पौधों में प्रभाग या डिवीजन लिखा, दोनों ही रह देते हैं। अब ये इसके संघ का नाम है भैया एंजियोस्पर्म। अरे एंजियोस्पर्म, या इसको कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी। आपने अमरूद खाया है? बताओ बीज अंदर होते हैं या बाहर?
अरे अमरूद में, टमाटर में, सब में अंदर ही तो होते हैं, ढके हुए हैं ना, आवृत, कवर्ड। तो देखो यहाँ पर इसके जगत का नाम तो है पादप, संघ का नाम संघ तो होता ही नहीं है, भाग बोलेंगे प्रभाग। एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, यानी ढके हुए बीज, आवृत बीज। इसके बाद भैया वर्ग का नाम है भैया डाइकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी, या इसको सामान्य भाषा में कहते हैं द्विबीजपत्री। आपने चना देखा है, चना हो, मूंगफली, उसके दो भाग कर लेते हैं, इसीलिए उसका नाम द्विबीजपत्री है। चने की दाल हो, मूंगफली हो, ऐसे भैया आम का जो बीज होता है ना, अंदर गुठली के अंदर बीज निकलता है, उसके भी दो भाग कर सकते हो आप। जिसके भी बीज में दो भाग हो वो द्विबीजपत्री। फिर इसके गण का नाम है भैया सेपिंडेल्स। सेपिंडेल्स है भैया गुठली वाले, उसमें बीज में दो भाग है, ये गुठली वाले। और कुल का नाम है भैया एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। अब ये आम के अंदर क्या है, सर्वलिंगी पौधा है, नर भी है, नर पुष्प भी है, मादा भी है, और द्विलिंगी भी है, तो सर्वलिंगी वाले एनाकार्डियेसी। फिर आम का वंश, इसका नाम है भैया मेंजीफेरा, और जाति का नाम है इंडिका। क्या क्या बताया, दोबारा सुन लो। देखो, एक मानव हो गया, मक्खी होगी, अब आम, अब एक पौधा भी तो ले। तो भैया आम का जगत क्या है भैया, जगत क्या है यहाँ पर, जगत का नाम बता रहे भी इसके अंदर पादप। फिर बता रहे भैया संघ की जगह प्रभाग, प्रभाग का नाम है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, ढके हुए बीज। और पादप है तो भैया गमनंग नहीं होंगे, जंतुओं में गमनंग होते हैं, पादप में गमनंग नहीं है। फिर बता रहे भैया संघ, यानी कि संघ की जगह प्रभाग, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, बीज अंदर ढके हुए हों। फिर बताएंगे भैया वर्ग का नाम डाइकोटिलीडनी, जिसमें दो बीज पत्र हो, बीज में दो भाग, दो बीज पत्र। फिर भैया गण है सेपिंडेस, जिसमें गुठली हो, गुठली, आम में गुठली होती है, बेर, आम। फिर भैया कुल का नाम एनाकार्डियेसी, सर्वलिंगी, नर, मादा और द्विलिंगी। फिर भैया वंश का नाम मेंजीफेरा, जाति का नाम इंडिका। और वंश और जाति को अंडरलाइन करते हैं भैया, एक तो तिरछा लिखते हैं और एक अंडरलाइन करते हैं। ये अंडरलाइन करोगे तो हम समझ जाएंगे भैया साइंस में लैटिन भाषा का उपयोग होता है, ग्रीक भाषा। हो गया भैया आम के बारे में पूछना है, आम के बारे में भी हो गया, तीसरा हो गया बड़े। अब चौथा पढ़ने आ रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका भी। ले गया स्क्रीनशॉट, चले सुने। इसके बाद भी यहां पर देखो क्या, आम के बारे में हो गया भैया। अब आम को हटा करके एक गेहूं और ले लेते हैं यार, ताकि चार हो जाएंगी। अब भैया गेहूं के संदर्भ में वर्गीकी पदानुक्रम, देखो दो जंतु हो गए, मानव और मक्खी। अब पौधों के बारे में, एक आम हो गया और अब गेहूं। गेहूं में भी जगत, गेहूं बताओ पौधा है जंतु, पौधा ही तो है, यहां लिखेंगे भैया पादप। अब इसके प्रभाग का नाम देखो, जंतुओं में संघ होता है, पौधों में प्रभाग। प्रभाग का नाम भी यहां पर वही है, एंजियोस्पर्म। प्रभाग का नाम एंजियोस्पर्म, जिसका दूसरा नाम क्या बताया था, आवृत बीजी। इसके बाद वर्ग, देखो आम का वर्ग था द्विबीजपत्री, उसके बीज में दो भाग थे, यहां पर एक ही है, एक है तो इसका नाम रखेंगे भैया मोनोकोटिलीडन या मोनोकोटिलीडनी, एक बीजपत्री। देखो गेहूं के दाने को दो भागों में नहीं तोड़ सकते, गेहूं का भाग दाना यदि टूटेगा तो वो चूरा आटा बन जाएगा। जिसके बीज में एक ही भाग हो, एक बीजपत्री। अरे भैया आम क्या था, पादप,
ये भी पादप है। आम एंजियोस्पर्म था, ढके हुए बीज, इसमें भी ढके हुए एंजियोस्पर्म। आम के बीज में दो भाग थे तो द्विबीजपत्री था। गेहूं के अंदर एक ही भाग है, गेहूं के दाने में एक ही बीज पत्र होता है, तो भैया मोनोकोटिलीडन या एक बीजपत्री। इसके बाद इसका गण, गण का नाम है भैया पोएस, गण का नाम है पोएस। अरे पोए बनाते हैं क्योंकि इसमें क्या गेहूं के साथ चावल वगैरह भी आते हैं। इसके बाद कुल का नाम भी है इसके अंदर, कुल का नाम पोएसी या ग्रेमिनी। देखो जितने भी गण होते हैं ना, गण, ये गण, उसके पीछे एल्स लगता है, गण के पीछे एल्स, कुल के पीछे पोएसी। पहले गेहूं का कुल था ग्रेमिनी, फिर बाद में बोला गया ग्रेमिनी तो है पर पीछे ऐसी तो नहीं लग रहा, गण के पीछे ऐसे लगता है। और भैया यहाँ पर गेहूं के कुल का नाम है ग्रेमिनी, पर आज के लिए नाम हटा चुके हैं, कुल के अंत में ऐसी लगना जरूरी है, तो आजकल गेहूं का नाम ग्रेमिनी से हटा के क्या रखा है, पोएसी। फिर गेहूं का नाम तो सब जानते हो भैया, वंश ट्रिटिकम और जाति एस्टिवम। लिखने का तरीका तिरछा और वंश और जाति के नीचे अंडरलाइन। गेहूं का वर्गीकी पदानुक्रम बता रहे, गेहूं के संदर्भ में, गेहूं यानी वीट। जगत पादप भैया, प्रभाग एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी यानी ढके हुए बीज। फिर भैया वर्ग मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री जिसके बीज में एक ही भाग हो। फिर बताएंगे गण पोएस, गेहूं मक्का ज्वार बाजरा चावल सब इसमें आते हैं। फिर बताएंगे कुल पोएसी ग्रेमिनी। अच्छा याद कर रखना है, पौधों के गण हो तो पीछे क्या लगेगा, एल्स, पौधों के कुल हो तो उसमें लगेगा एसी, जंतुओं में नहीं पौधों में। तो भैया इसका बताओ गेहूं का वर्गीकी पदानुक्रम क्या है, जगत पादप, प्रभाग, क्या होगा प्रभाग, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी, वर्ग का नाम मोनोकोटिलिडनी या एक बीजपत्री, गण का नाम पोएस, कुल का नाम पोएसी ग्रेमिनी, वंश का नाम ट्रिटिकम, जाति का नाम एस्टिवम। आज 4 पॉइंट करवा दिए भैया, इनको याद करो, आज के लिए बहुत है। बाय बाय, पता ज्यादा पढ़ाएंगे तो अभी तुम भाग जाओगे इधर से उधर। चले सुने, इतना बहुत है यार भैया, बाकी कल पढ़ेंगे।